Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the revision session of Principle of Macroeconomics 6th semester. And before starting our lecture, a very congratulations to all of you. The first paper advertising personal selling आप लोगों का बहुत अच्छा गया है. अब आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है. सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करो वन बाय वन. ओके और ये जो रिवीजन सेशन है ये कंप्लीट करो. होपफुली आप लोगों का ये भी एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा. नाउ स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 से. द चैप्टर इज़ इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. इसके बारे में भी हम डिस्कशन फर्दर कर चुके हैं डिटेल सेशन में, बट एज अ क्विक रिवीजन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी पॉइंट क्या क्या कहता है. देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना उसके दो डाइवर्स फील्ड्स है. कौन कौन सी? मैक्रो और माइक्रो. माइक्रो किसके साथ एनालाइज करती है? पर्टिकुलर यूनिट के साथ. मैक्रो किसके साथ? टोटल, एग्रीगेट और टोटल. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी. समझ गए? मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हम जो इकोनॉमिक्स है उसको ओपन और क्लोज दोनों ही कंसिडर करते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इज वन देयर इज नो इंटरेक्शन व्हेन द एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैव नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. जब हम सिर्फ इंटरनली की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, और ओपन इकोनॉमी जो होती है उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों इंक्लूडेड होता है. देखो, अभी इसके अंदर कितने सेक्टर्स बोले हैं? 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स के अंदर. 2 सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फर्म आती है. 3 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट भी आ जाती है. और 4 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तीनों आ जाते हैं. तो इसी को इन्होंने फर्दर डिस्कस किया है और बताया है. देखो, हाउस होल्ड क्या है ना, हाउस होल्ड अपनी ओन कंजम्पशन करता है, ठीक है. और इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, ग्राफ बनने से पहले इसकी जो इक्वेशन बनती है बच्चों वो बनती है आपकी, देखो, C इज इक्वल्स टू C ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस जो हमारी इनकम चेंज हो रही है विद लीनियर कंजम्पशन. ये इसके इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हैं फंक्शन है. इसको इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जब भी कंजम्पशन फंक्शन आएगा तो आप इसको लिखोगे. C इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज़ द लेवल ऑफ कंजम्पशन जो कि लेवल ऑफ इनकम नील होने पे भी हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया. फिर उसके बाद देखो, जो स्मॉल सी है वो क्या बताता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विच चेंजेस कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. क्या होता है कि अभी मेरी इनकम बिल्कुल नील थी लेकिन स्टिल आई एम कंज्यूमिंग समथिंग. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान खाएगा ही नहीं, ठीक है, तो कंज्यूम कर रही थी. लेकिन जैसे ही मेरी इनकम चेंज हुई, मैंने कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू किया, मेरी कंजम्पशन भी यानी हाउ इंक्रीज होगी. तो यही बोल रहे हैं कि जो स्मॉल सी है वो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि MPCB कहते हैं इसको, और इसको हम स्मॉल सी भी कहते हैं. इन अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन MPC कांस्टेंट होता है. इज द स्लोप इज सेम वेयर on the consumption curve. In non-linear consumption function, however, the marginal propensity to consume decreases with increase in income. For the simplicity, we assume that function is linear with the constant MPC. Y क्या है? रियल इनकम है, और इसका ग्राफ बन गया बच्चों ऐसे. जैसे मैंने बताया था आपको इनकम का इस तरीके से बनता है, तो अब इनकम की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कंजम्पशन फंक्शन की. तो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है. रीज़न बताया था मैंने आप लोगों को कि हम कंज्यूम करते रहते हैं, कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती. दैट इज़ वाई कंजम्पशन फंक्शन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड इट इज़ द फंक्शन गिवन ओवर देयर. यहाँ पे रियल इनकम आएगी और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? देखो, कंजम्पशन आ जाएगी. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. अब आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछोगे कि मैम ये बनाना है. बिल्कुल, अगर कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा, अब आप लोग देख रहे हो एक एक पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है. 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दे रहे हैं ये लोग. तो अब आप लोग कुछ भी स्किप
आउट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बना दिया, यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखी हुई है। इन्होंने बोला आई में क्या आएगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, कोई चीज़ फिक्स्ड है बच्चों तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा कि अगर मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर, मतलब मैं कुछ इनकम मेरी 15,000 थी तब भी इतना, फिर मेरी 20,000 हो गई तब भी इतना, 25, 30, तो क्या देख रहे हो आप लोग, ये कॉन्स्टेंट तौर पे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, सेम लेवल पे। तो ये हो गई बच्चों इन्वेस्टमेंट। फिर गवर्नमेंट की बात की गई है इन्होंने, और ये देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट एंटरप्राइज इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम के बढ़ने या घटने से जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते। ये ही ISLM मॉडल है। अब देखो ISLM मॉडल भी एक तरीके से आपका पूछा जा सकता है 2 और 3 मार्क्स में, तो आप उसमें क्या बताओगे, सबसे पहले तो ये बताओगे, फिर कंजम्पशन फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट थर्ड कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आपने लास्ट कंपोनेंट में ओपन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। फिर देखो इक्विलिब्रियम 2 सेक्टर और 3 सेक्टर के अंदर, यहाँ पे इन्होंने y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड लिया है ना। एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है मेरी इनकम। एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में C+I होता है और 3 सेक्टर में C+I+G होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि y अगर तो y इज इक्वल्स टू AD है तो मेरी इक्विलिब्रियम, अगर तो मेरी y डज नॉट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम है तो ये क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम को एनी हाउ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये कौन कौन सी सिचुएशन में होती है डिसइक्विलिब्रियम, देखो दोनों ही सिचुएशन में। मैंने बोला y डज नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, तो y बड़ा भी हो सकता है एग्रीगेट डिमांड से और y मेरा छोटा भी हो सकता है एग्रीगेट डिमांड से। तो दोनों ही सिचुएशन में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। अब इन्होंने 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की गई है आगे फर्दर। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग आती है, तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। इसको डायग्राम को डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब ये दोनों डायग्राम ना एक ही में दिखा रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करती हूँ। देखो चलो, सबसे पहले बच्चों इसके अंदर नीचे आपकी इनकम आ गई, यहाँ पे आपका कंजम्पशन आ जाएगा। ये इनकम वाली लाइन हो गई, जैसे कि भी मैंने बताया था, ये कंजम्पशन वाली लाइन हो गई और ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन हो गई। ये जो AS जो अभी आपने मॉडल पढ़ा था ना, कौन सा मॉडल था, वेट अ सेकेंड, ISLM मॉडल, हाँ ISLM मॉडल, उसमें बोला था कि कांस्टेंट रहती है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि देखो इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा एक हद तक, हमने स्कीन्स की मॉडल में पढ़ा था। लेकिन एक हद के बाद जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी मैं कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ाऊंगी, वो मैं सेव करूंगी, इन्वेस्टमेंट में बढ़ा दूंगी, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसका नीचे का डायग्राम देखो क्या बोला गया है इसके अंदर, सेविंग फंक्शन, जो कि मैंने उस दिन इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया था कि जो सेविंग फंक्शन है वो नेगेटिव शो करता है। इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी थी क्यों। 3 सेक्टर की बात कर रहे हैं ये। फिर अगेन यहाँ पे इन्होंने कंजम्पशन इनकम वाली लाइन दिखा दी, कंजम्पशन वाली लाइन दिखा दी, और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट था पिछले डायग्राम में, उसको बढ़ा के इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ नया बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। बच्चों मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है आपको
कि एनी हाउ किस तरीके से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी इनकम को। इन्वेस्टमेंट एनी हाउ आपकी इनकम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स इनकम के बढ़ने या घटने पे इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है, तो वो बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पे अच्छे से फिगर में देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि 1/1 माइनस सी। अब ये सी क्या है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था MPC। तो ये जो आपका डायग्राम होगा ये के का है, मल्टीप्लायर का है। और अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो k इज इक्वल्स टू 1/में MPS भी होता है, क्योंकि 1 माइनस MPC को MPS भी लिखते हैं। चलो एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। वैसे तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं कुछ भी आप लोग का स्किप नहीं करवाना चाहती। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर अगर MPC 0 होता है, अगर MPC 1 होता है, अगर MPC 0.2 होता है, अगर MPC 0.8 होता है। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, अभी यहाँ पे MPC कितना दे रखा है 0, 1/1 माइनस MPC होता है, आपने अभी पढ़ा है। किसका फॉर्मूला ये के का, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0, मतलब K1 आ गया। फिर उसके बाद अगर K इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट कंडीशन में बोल रखा है MPC 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या उठा के रख दूंगी, इरेजर कहाँ है, ये यहाँ पे मैं उठा के क्या रख दूंगी, MPC की जगह 1। तो जब बच्चों मैंने 1 रखा तो 1/1 माइनस 1 आ गया 0, नीचे 0। नीचे 0 की कंडीशन इनफाइनाइट वाली कंडीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर में बोल रखा है क्या रखो, 0.2। 0.2 रखोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/0.1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 1/0.8। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट हटा के 0 लगाओगे तो दैट इज़ 1.25 आएगा। फिर आप नेक्स्ट वाले को भी ले लो, लास्ट वन को भी, 1/1 माइनस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/0.2 बच्चों। और 0.2 पॉइंट से 0 हटा तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। तो कभी भी जो आपकी के निकलती है वो टाइम्स में निकलती है, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब मल्टीप्लायर का ग्राफ क्या बोल रहा है, देखो इसको ध्यान से समझना। ये थी आपकी इनकम पहले यहाँ तक, फिर आपकी इनकम बढ़ी, ये बढ़ी। अच्छा कंजम्पशन पहले ये कर रहे थे, अब कंजम्पशन ये हो गया, इनकम वाली लाइन ये हो गई। तो ये सिंपल उसी को जस्टिफाई कर रहा है, बस इन्होंने चेंज को बता दिया, ठीक है, चेंज को बता दिया। 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, 3 सेक्टर। यहाँ पे मल्टीप्लायर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सेम वही डायग्राम है, इसका भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे कि मल्टीप्लायर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एनी हाउ कैसे रिलेट करता है, तो आप इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले इन्होंने यहाँ लिख दिया A प्लस C 1 माइनस TY, और यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा एक वो बढ़ा के चेंज को भी इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर, ये देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये मैंने डिटेल लेक्चर में नहीं पढ़ाया है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बच्चों की, एक बैंकिंग का लेक्चर है, उससे मैंने लिखा तो बैंकिंग था, लेकिन वो एनी हाउ बैंकिंग और आपका इकोनॉमिक्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूँगी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, कि ये किस तरीके से आपका बताएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन, और उसके अंदर मैंने 2 टॉपिक MEC भी डिस्क्राइब किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर क्या कहता है, ऑटोमेटिकली स्टेपलाइजर का मतलब ही समझ रहे होगे कि ऑफसेट कर देना, ऑफसेट फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी,
विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट, इन सब के आने से पहले ही क्या होता है ना कि जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है उसको ऑटोमेटिकली हम स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ऑफसेट फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय पॉलिसी मेकर व्हेन इनकम आर हाई, जब इनकम बढ़ती है टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, एंड एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट फॉल्स विदाउट एनी चेंज इन द टैक्स कोड और अदर लेजिस्लेशन। Conversely, when income slip tax liability drop and more families become eligible for government transfer program such as food stamp and unemployment insurance that help buttress their income। मतलब कह रहे हैं कि अगर इनकम एक हद से ज़्यादा बढ़ती है तो हम सिचुएशन को बैलेंस कर देते हैं और कहते हैं कि हम टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, जबकि अगर इनकम लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं जो एनी हाउ जो हमारी आपकी इनकम फैमिलीज़ है उनको हेल्प करती है। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब इन्होंने बोला गया है। प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या है? द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्स रिड्यूसेस द मल्टीप्लायर इफेक्ट देयर बाय ब्रिंगिंग अ लेसर डाइवर्सिफिकेशन इन द इक्विलिब्रियम इनकम एज कंपेयर टू फिक्स्ड टैक्स। क्या कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट टैक्स हमारा कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर के इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्स वट एवर इज द चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, क्योंकि जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही हमारा स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंज आ रहा है। इसीलिए अब ये भी आपको क्या बता रहे, एमपीसी दे दिया इन्होंने आपको, देखो एमपीसी दे दिया इस क्वेश्चन में, चल जा भाई, और टैक्स रेट दे दिया और बोला है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर निकालो। कैसे निकालोगे? ऑटोमेटिकली जो स्टेबलाइजर होगा तो वो निकलेगा C1 माइनस T से, तो ये हो जाएगा आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब C कंजम्पशन नहीं है, ये C 0.8 और 1 माइनस T 0.5, तो उसके हिसाब से 0.4 आ जाएगा आपका। ये प्रोपोर्शनेट टैक्स की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, ये डायग्राम मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि उसमें एमपीसी दे रखा था तो 1/1 माइनस एमपीसी निकाल के कर लिया। और अगर टैक्स है, अगर बच्चों टैक्स है तो देखो कैसे निकाला है इन्होंने, 1/1 माइनस C जो एमपीसी था और उसमें से 1 माइनस टैक्स और कर दिया। ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो हमने दो पॉलिसी पढ़ी थी डिटेल में, फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहले तो दो टूल्स पढ़े थे हमने, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। एक आरबीआई करता है, गवर्नमेंट करता है, और उसके अंदर हमने ये सीखा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है, और जो आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है ये एनी हाउ कंट्रोल करती है कि आपका किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है या गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखो, तो ये फिस्कल पॉलिसी कैसे, अगर मान लो यहाँ पे एक्सपेंशनर पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लिखा ना, एक्सपेंशनर पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो उनके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, अपने इक्विलिब्रियम लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे ओरिजिनली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे ही आपकी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करोगे तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी। मान लो लोगों के पास इनकम कम है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा ताकि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े और लोग डिमांड करें। अगर तो गवर्नमेंट को पैसा इकोनॉमी के अंदर कम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस वगैरह ला देगी ताकि लोगों के हाथों से इनकम चली जाए और वो एक्सपेंड कम कर पाएँ। ये सारे क्वेश्चंस एक बार माइंड में बिठा के जाना, क्योंकि वैसे तो मैं पूरा चैप्टर डिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन अगर एनी हाउ क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करोगे। नाउ इसके अंदर ये आई थिंक सो कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो गई बच्चों आप लोगों की। अब देखो हम 57 पेज पे आ गए और सिर्फ 100 पेजेस हैं, तो अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ओपन इकोनॉमी में लार्ज और स्मॉल की बात की गई है।
ISLM मॉडल देख रहे हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो उसको। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ाती हुई चलती हूँ। देखो, इफ़ द रियल इंटरेस्ट रेट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी कैन बी इम्पैक्टेड बाय अवर इकोनॉमी, इट इज़ नोन एज द लार्ज ओपन इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट से हमारी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है, हमारी इकोनॉमी चेंज आता है हमारी इकोनॉमी में, तो उसको लार्ज ओपन इकोनॉमी बोला गया है। वेयर एज इफ़ द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट अगर आपको नहीं इन्फ्लुएंस करता तो वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी होती है। ये तो एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। सेकंड जो डिफरेंस देख रहे हैं वो देखो, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ कैपिटल। अगर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी तो वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी होगी, जबकि अगर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं फ्लो ऑफ कैपिटल में तो वो क्या होगी, लार्ज ओपन इकोनॉमी होगी। ये आपके वही फंक्शंस आ गए। इन फंक्शंस को देख के परेशान मत होना कि मैम अभी ये ऊपर डी क्या है, एफ क्या है। नहीं बच्चों, यहाँ पे आ जाओ मेन पॉइंट पे आप। यही है इसके लिए इम्पॉर्टेंट कि नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो इनकम में से इन सबको माइनस कर दो, इसको यहीं छोड़ दो, नेट एक्सपोर्ट को इन तीनों को उठा के यहाँ पे पहुँचा दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और कुछ नहीं किया हुआ, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बोल रखा है कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन रियल इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन और इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे बोल रखा है टोटल आउटपुट दैट इज वाइज कांस्टेंट, ऑल्सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। डिस्पोजेबल इनकम और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है रियल इंटरेस्ट रेट पे। अब देखो कैसे, ये स्मॉल इनकम इकोनॉमी का है, ये रियल इंटरेस्ट रेट है, ये बढ़ रहा है R1 R2, ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। ये आई आपका इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट बड़ी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इस सिनेरियो में। यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं कि सेविंग कम है। इसको थोड़ा सा ना मैं जूम कम कर लेती हूँ, रुको, तो आपको पूरा डायग्राम एक साथ दिख जाएगा। देखो, इस वाली सिचुएशन के अंदर ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इस वाली सिचुएशन में दोनों बराबर हैं, और इस वाली सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट आप सेविंग ज़्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट से। तो तीनों सिचुएशन बताइए, और ये हमारा दे दिया इन्होंने आर का डायग्राम, और ये बोला है कि किस तरीके से पहला पॉइंट ये आएगा, पहला पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा। तो ये तीनों किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर। एक्सपेंशनल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनल फिस्कल पॉलिसी में देखो, जो आपकी सेविंग है वो आपकी ये और ये है, और ये इस तरीके से गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है। और एक्सपेंशन पॉलिसी में उल्टा हो जाता है। देखो एरो का फ़र्क है, यहाँ पे S और S1 ये हो गया, यहाँ पे भी S और S1 ये हो गया, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे देख रहे होगे आप R2 है। ये चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया चेंज। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेंज कर रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कम था, अब इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बढ़ा दे रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ लेसन नंबर 2 एंड वी आर ऑन पेज नंबर 67। ओपन इकोनॉमी मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, ये भी आप हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है डिटेल लेक्चर के अंदर।
अब ये यहाँ पे 2 चैप्टर कंसिडर कर दिए इन्होंने, एक चैप्टर के अंदर स्मॉल इकोनॉमी की बात की गई है, एक चैप्टर के अंदर लार्ज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी की बात की गई है। अ लार्ज ओपन इकोनॉमी हैज़ द फॉलोइंग 2 फॉर्म फीचर्स, रियल इंटरेस्ट रेट इन द डोमेस्टिक लार्ज ओपन इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू द वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। इन्होंने बोला है कि भाई हम कहते हैं ना रियल इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक लार्ज ओपन इकोनॉमी का, वो बराबर नहीं होता वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट से। डोमेस्टिक लार्ज इकोनॉमी का सेम नहीं होता वर्ल्ड के रेट से। दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कैपिटल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लार्ज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में, लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती है कैपिटल की मूवमेंट के ऊपर, ऐसे ही हम फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बता रहा है, ये सेविंग फंक्शन है, सेविंग ये आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल फंड, कैपिटल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। देखो ना आउटफ्लो लिखा है यहाँ पे, कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल आउटफ्लो CF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर दिया एक्सचेंज रेट से। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल क्या कहते हैं? मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी ISLM मॉडल। ISLM मॉडल हम पढ़ते आ रहे हैं, कह रहे हैं उसका एक वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन है ये। फ्लेमिंग मॉडल इज एप्लीकेबल in an open economy and that to a small economy and hence it is called balance of payment ISLM मॉडल। इसको ISLM मॉडल बोला गया है। हेयर वी डिराइव IS, यहाँ पे IS अलग और LM अलग, अटेन द साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। IS को अलग जस्टिफाई करते हैं और LM को अलग। IS का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट इन ओपन इकोनॉमी इज व्हेन, कब होगी ये? जब C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट सारे के सारे प्लस करके इनकम जब आप जनरेट कर रहे होंगे। ये आपका AD ग्राफ बोल दिया गया, और नीचे कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसमें कुछ बताने लायक देखो, यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें ले रखी है, अभी दिखेगा नहीं, रुको। यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें ले रखी है, एक तो देखो इनकम, और ये वाली इनकम, और ये जो इनकम है ये इससे रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे इनकम इससे रिप्रेजेंट कर रही है। 3 ग्राफ बना रहे हैं एक साथ। फिर इन्होंने बोल रखा है कि ये IS वाला ग्राफ है, IS का अलग बना रहे हैं, ये है इसमें सबसे मेन। ये कैसे बनेगा? जब इनकम 1 रिप्रेजेंट करेगी एक्सचेंज रेट के साथ और ये रिप्रेजेंट करेगी, और ये एनी हाउ नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ भी इन्फ्लुएंस करेगी। ये देखो IS का अलग बनाया इन्होंने और LM का ग्राफ अलग बना रहे हैं। LM के ग्राफ के लिए कह रहे हैं ये LM का ये बना रियल नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे ये अलग बनेगा LM का नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ। और IS और LM इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनानी है, तो IS का ग्राफ ऐसे बनाता अभी आपने देखा था, और LM का ऐसे बनाता, ये जो पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम का होगा। सारा ग्राफ्स का खेल है, ग्राफ्स अच्छे से पक्के कर लोगे तो ये आप अच्छे से बना दोगे। इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसी ऑन स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी। स्मॉल और लार्ज ओपन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है अलग अलग पॉलिसी का? तो देखो, एक्सपेंशनर पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनर फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी ऑन मुंडेल फ्लेमिंग, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस पे? देखो IS जो कर्व है ना, जो IS कर्व है, एक ये बना और एक ये बना, इन दोनों को ही जस्टिफाई किया गया इसके अंदर। ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाली सिचुएशन है, और अगर फिक्स्ड होगी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें एक्सपेंशन मॉनिटरी पॉलिसी को बढ़ा दिया।
इसके अंदर दोनों ग्राफ एक साथ बना दिए। LM मॉडल, यहाँ पे देखो 3 ग्राफ एक साथ हैं। LM मॉडल और R मॉडल, रियल इंटरेस्ट रेट, और ये नेक्स्ट देखो, ये हो गए सारे इसके डायग्राम नहीं, क्वेश्चंस। मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन, तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ही रखा है। मनी और क्रेडिट क्रिएशन कितने टाइप। अच्छा, काइंड्स ऑफ मनी को देख लेते हैं एक बार। काइंड्स ऑफ मनी में कमोडिटी मनी कौन से हो गई? कमोडिटी मीनिंग कमोडिटी के बदले जो कमोडिटी चेंज होती थी मनी के बदले। मेटल मनी जो कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। स्टैंडर्ड मनी जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो फेस वैल्यू जिनकी जितनी होती है। द किंग यूज टू इशू कॉइन्स इन देयर ओन इमेज सर्टिफाइंग द weight and quality of the matter, since intrinsic worth of these coins was no less than their face value. These were called standard coins. स्टैंडर्ड कॉइन्स बोला गया। टोकन मनी कौन सी होती है? जो कि नॉर्मली हमें बोल दिया जाता है कि ये आओगे ना तो आप इससे इतनी परचेज कर सकते हो। पेपर मनी जो आज की डेट में हमारे हाथ में। बैंक मनी और क्रेडिट मनी जो कि हम आज की डेट में लेटेस्ट इन्वॉल्व करें, ATM वगैरह होते हैं, वो हो गए। मनी की डेफिनेशन, मनी को बहुत ही जस्टिफाई कर रखा है मैंने अच्छे से। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। और मनी आपका बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करता है, डेफर्ड पेमेंट को। इसका डिटेल लेक्चर है, ये आप अच्छे से देखना, स्टोर ऑफ वैल्यू को। रोल ऑफ मनी नहीं होगा तो कितनी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकती है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई के ना काफ़ी सारे मेज़र्स हैं, तो अगर आप वन बाय वन देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मनी इज़ हेल्ड बाय पीपल फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मनी एज मीडियम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मनी इज़ हेल्ड बाय पीपल फॉर, मनी लोग क्यों रखते हैं? ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए। डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट की जाती है, उसको ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बोला गया है। ठीक है। और जो कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए मीटअप की जाती है, उसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोला गया है। मीन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप पैसा कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्टिव मोटिव, और अगर डे टू डे के लिए नहीं कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कोप अप करने के लिए, तो वो गया आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव देखो, कीन्स ने इनोवेट किया था स्पेक्यूलेटिव मोटिव, मीन्स होल्ड करके रखना मनी को। बोथ ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी, बोथ ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फंक्शन, मतलब दोनों को मिला के स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए बोला गया। कीन्स ने डिफाइन किया था द स्पेक्यूलेटिव मोटिव एज द डिज़ायर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय नोइंग बेटर देन द मार्केट व्हाट द फ्यूचर विल बिंग वर्थ। मतलब कह रहे हैं, कीन्स ने बोला था कि स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो होता है ना, वो एक इच्छा है अर्निंग की, प्रॉफिट, लोगों को जान के, बाय नोइंग बेटर देन मार्केट, मार्केट से ज़्यादा जान के, व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग फोर्थ, क्या आपको फ्यूचर देने वाला है, उसके बेसिस पे। एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, ये भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। सप्लाई ऑफ मनी इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है जितना लोगों के पास पैसा है। वेयर पब्लिक इंक्लूड, पब्लिक में प्राइवेट इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, बिजनेस फर्म भी आ जाते हैं। ऑपरेटिंग एन इकोनॉमी एंड एक्सक्लूड, उसमें प्रोड्यूसर्स नहीं आते, प्रोड्यूसर ऑफ मनी, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इनको हटा दो
तो बाकी सारे जितने भी हैं वो मनी सप्लाई के अंदर आते हैं। देखो स्टॉक के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया रिविजन्स लेक्चर के अंदर, स्टॉक क्या होता है, ठीक है। अब ये जो M1 M2 आपका है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई डिनोटेड बाय M और M1 में क्या क्या आता है, करेंसी जो कि पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एट कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक, ये सब आ जाएंगे आपके M1 के अंदर। ये सब वो है मेजरिंग जो एलिमेंट्स आते हैं M1 M2 M3, ये देखो ये है इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसको स्किप करके सोचना भी मत चले जाओ एग्जाम में। M1 M2 M3 M4 चारों के चारों टूल्स यहाँ पे बता दिए और चारों के चारों टूल्स आपको करके जाने हैं अच्छे से। उसी को जस्टिफाई कर दिया कि M1 में क्या क्या होता है, M2 में क्या क्या होता है, M3 में क्या क्या होता है, M4 में क्या होता है। मनी और प्राइजेस, मनी का मतलब आपके हाथ में जितना है और जितनी आप गुड्स और सर्विस में कंज्यूम कर रहे हो वो प्राइजेस हो गया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी PV